इस तरीके से अंजलि ने चेहरों के साथ में बता दिया है कि कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिन्हें फोन कॉल पहुंच चुका है और कौन कौन से वो चेहरे हैं जो संभावित है। और लगातार इंडिया न्यूज मेगा कवरेज में बता रहा है कि किस किस राज्य से कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनका नाम तय समझिए। कुछ को फोन कॉल आ चुका है जो इंडिया न्यूज से बात कर रहे हैं या फिर अपने रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ को फोन कॉल पहुंचा है लेकिन अभी वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और कुछ को फोन कॉल बस पहुंच जाएगा। शाम को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश जहां से सभी 29 सीटें जीती हैं, कॉन्फिडेंस हाई है वंदना। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश की ये खासियत है कि इससे पहले भी, क्योंकि क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया था, एक सीट छिंदवाड़ा 2019 में नहीं जीत पाई थी, लेकिन हालांकि वो कांग्रेस का गढ़ है। और क्योंकि मध्य प्रदेश पर निगाहें हैं और इसके साथ ही हम चर्चा इस बात पर भी कर रहे हैं कि इस बार सहयोगियों को कितना यहाँ पर कोटा दिया जाएगा, क्योंकि उनके मान सम्मान की बात हो रही है। साथ ही मंत्री परिषद का जो साइज है, क्या वो एक्सपेंड किया जाएगा सहयोगियों के लिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो संख्या है मंत्रियों की वो घट सकती है। इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। राहुल लाल जी भी हमारे साथ हैं। राहुल लाल जी, आपको क्या लग रहा है कि मंत्री परिषद के साइज को बढ़ाएंगे या फिर वंदना राहुल जी से हम रिएक्शन लें, लेकिन उससे पहले न्यूज रूम से हमारे सीनियर कोलीग मैनेजिंग एडिटर इनपुट हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश कुमार सिंह, जो बीजेपी को लगातार दशकों से कवर भी कर रहे हैं, लगातार बड़े नेताओं से बात भी होती रही है। और राकेश आज मुझे बता रहे थे सुबह में जब मैं तैयार हो रही थी बुलेटिन के लिए कि कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे सांसद हैं जिन्हें फोन कॉल आया है और उन्होंने राकेश को फोन कॉल करके बताया कि भाई हमारा नाम तो पक्का है। राकेश, देखिए रचना, आपने उसका खुलासा कर दिया, लेकिन जिस तरह से जो मंत्रियों के फोन आ रहे हैं, जो संभावित जो मंत्रिमंडल में जिन्हें शामिल होना है, उसमें सबसे जो चौंकाने वाला नाम है प्रताप राव जाधव, जो कि शिवसेना से हैं। उनको लेकर लगातार शिवसेना के अंदर ही दूसरे नामों की चर्चा थी, लेकिन उनके नाम हैं जेडीयू में ललन सिंह। और मैं सभी लोगों की बात कर लेता हूं पहले कि जेडीयू से ललन सिंह है, रामनाथ ठाकुर हैं, एलजेपी आर से चिराग पासवान हैं, साथ ही साथ हम पार्टी से जीतन राम मांझी हैं। अगर हम बिहार की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में बात करते हैं, आरएलडी से जयंत चौधरी हैं जो गठबंधन दल में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। टीडीपी से राम मोहन नायडू हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर पेमा शानी जो है उनको फोन आ चुका है। ये दोनों गठबंधन के अहम सदस्य हैं। और सबसे अभी की बड़ी खबर ये है कि अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। अभी पहुंचे हैं जीतन राम मांझी जो हैं, अभी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल को आया है, साथ ही साथ मनोहर लाल के भी फोन आने की बात सामने आ रही है सूत्रों से। और जिस तरह से जो संभावित मंत्रियों की 11:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर जो है चाय पर बुलाया गया है। एचडी कुमार स्वामी, जो कि जेडीएस के बड़े नेता हैं, उनको भी जो है फ़ोन कॉल आया है। और अमित शाह के घर पर जो है करीब 1 घंटे से शाह और नड्डा की बैठक चल रही है। और उसी बीच जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये जो है लास्ट समय पर जो है फाइन ट्यून किया जा रहा है। राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल के नाम तो हैं ही, इसलिए मैं पुराने नामों का जो बड़े चेहरे हैं वो हैं मंत्रिमंडल में, चाहे बात करें नितिन गडकरी की, बिल्कुल राकेश जी, कई बड़े चेहरों का आपने जिक्र किया है जिस पर लगातार इंडिया न्यूज बातचीत कर रहा है। और वो संभावित चेहरे हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जो मंत्री बन सकते हैं, जिनके नाम की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, या दिग्गज जो चेहरे हैं उन्हें कितना स्पेस मिलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। कुलभूषण हमारे साथ है, मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे। कुलभूषण, कई बड़े चेहरे हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जिनके नाम पर तो लगभग ये कहा जा रहा है कि आप मोहर मानिए। क्या अपडेट मिल रही है मध्य प्रदेश में, कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश से अगर बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश ने जो अपना परफॉर्मेंस दिया है वो 100% दिया है, क्योंकि 29 की 29 सीटें जीतकर जो कमल के फूल की माला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पहनाई है।
इसके पीछे के क्या कारण है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा, क्योंकि 3 महीने पहले विधानसभा के चुनाव थे और इस विधानसभा चुनाव में जो लाडली बहना ने असर दिखाई, वही असर हमें मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। तो इसके पीछे की जो रणनीति है वो शिवराज सिंह चौहान की है। तो कहीं ना कहीं ये जो सूत्रों के हवाले से खबर जानकारी आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी जिम्मेदारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे भी सकते हैं। और क्यों दे सकते हैं? क्योंकि जब प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर थे तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा था कि शिवराज सिंह चौहान जो संगठनात्मक तरीके से सरकार को चलाते हैं, संगठन को चलाते हैं, अब मैं चाहता हूं कि मैं इन्हें दिल्ली लेकर जाऊं और अपने साथ इनका उपयोग करूं। यानी कि उन्होंने संकेत जो है पहले ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लिए दे दिए थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात करते हैं तो एक युवा चेहरे हैं और युवा के साथ साथ मराठा वोट बैंक, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में वोट बैंक है, तो मराठा वोट बैंक को साधने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में शामिल करेंगे। इसके साथ ही तीसरा नाम जो चल रहा है मध्य प्रदेश से वो है विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के। ब्राह्मण वोट बैंक की अगर बात करें, क्योंकि जिस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में संगठनात्मक जो वोट प्रतिशत संगठन के कार्यकर्ताओं ने बढ़ाया है, कहीं ना कहीं विष्णुदत्त शर्मा का भी कद बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन हिमाद्री सिंह की बात करें, हिमाद्री सिंह एक महिला है, एक युवा है, पढ़ी लिखी महिला है और इसके साथ ही युवा सांसद के तौर पर एक आदिवासी नेता भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आदिवासी बहुमूल्य इलाका है, एक बड़ा वोट बैंक आदिवासियों का है। तो हिमाद्री सिंह को भी मोदी अपनी कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा कि जो मोदी कैबिनेट में कई ऐसे युवा मंत्री पहली बार के सांसद जो है कैबिनेट में शामिल किए गए थे। तो फिलहाल इन यानी सांसदों को वो बड़े चेहरे जो जीत के लिए बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, विधानसभा इलेक्शन में शिवराज सिंह चौहान को जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा था तभी से कयास लग रहे थे कि उन्हें दिल्ली जाना है, फिर अब 29 की 29 सीटें जीते जाना और उसके बाद नाम तय माना जाना, ये कई ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखी जा रही है केंद्र से और फिर इन नामों का चुनाव। लेकिन हाँ, आपकी बात में ये जरूर साफ हो गया, कास्ट इक्वेशन बड़े मायने रखते हैं, महिलाओं की भी भागीदारी सही तौर पर सामने लानी है। इस बात का ख्याल भी मोदी सरकार 3.0 में रखा जा रहा है। विजय कौशिक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही साथ कुछ तस्वीरें हैं जिन पर बात करनी जरूरी है। विजय जी, ये ऐसा चुनाव है जहां सत्ता पक्ष भी खुश है, विपक्ष भी खुश है, लड्डू किसी के खराब नहीं गए और तैयारी अब आगे की हो रही है, कॉन्फिडेंस दोनों ही साइड का बढ़ा हुआ है, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन साथ ही साथ कुछ तस्वीरें हैं और वो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम चला रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए नजर आते हैं, जिसमें चिराग पासवान, चूंकि मोदी बैठे हुए हैं, चिराग पासवान पीछे से आते हैं और अच्छे तरीके से मोदी चिराग पासवान को दुलारते हुए नजर आते हैं। या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ले लीजिए, थोड़ा सा वो जब बैठे हुए थे चुपचाप थे, लेकिन जब फूलों का गुलदस्ता देने की बारी आई, कांग्रेस कहने की बारी आई, तो मोदी ने योगी की पीठ को थपथपाया है। ये सभी तस्वीरें क्या इंडिकेशंस देती हैं? भले ही बहुमत हासिल नहीं हुआ लेकिन कॉन्फिडेंस रखना है बरकरार और विपक्ष की अपनी तैयारी। सबसे पहले मैं आपकी शुभकामनाओं के लिए आपका आभार व्यक्त। जहां तक आपने भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को अपने तरीके से व्यक्त करने का काम किया है, तो हमारा काम है विपक्ष के तौर पर कि हम उसकी जो सही तस्वीर है वो देश की जनता के सामने रखें। आपको याद होगा कि मोदी जी के अहंकार के खिलाफ हमारी लड़ाई थी और हमें खुशी है कि आज जनता ने जो जनमत दिया है उसके चलते माननीय मोदी जी की हालत सांप छछूंदर जैसी हो गई है, ना उनसे उगले बन पड़ रहा है ना निगले बन पड़ रहा है। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, सरकार बना रहे हैं फिर से, एनडीए की सरकार लगातार तीसरी बार, पीएम के तौर पर मोदी तीसरी बार, आप कह रहे हैं अहंकार है, आप कह रहे हैं ना निगलता बन रहा है ना उगलता बन रहा है, ये तो कॉन्फिडेंस है ना। सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए बस एक बात। देखिए, जिस मुस्लिम आरक्षण का मोदी जी विरोध करते थे और कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़ा करते थे, तो आज उनकी सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी अपने प्रदेश में मुस्लिमों को 4% आरक्षण की बात करती है, मुसलमानों को 1 लाख रुपए देने की बात करती है और अब इस पूरी प्रक्रिया को पूरे देश भर में लागू करना चाहती है। आखिर ऐसी विरोधी विचारधारा की पार्टी से
मोदी जी को समर्थन लेने की क्या जरूरत थी? पहली बात। अच्छा विजय जी, एक बात बताइए, आप लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, तानाशाही की जाएगी, लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा, अब तो मजबूत विपक्ष होगा। विपक्ष की भूमिका क्या रहने वाली है, या फिर वेट एंड वॉच की स्थिति में ही रहेंगे? जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, क्या सरकार बनाने की ही जुगत में लगे रहेंगे कि कब मौका मिले, या विपक्ष की जो मजबूती आपको मिली है उसमें किस तरह की भूमिका आपकी होगी? जयराम रमेश कह रहे थे कि ना तो नीतीश बाबू ना चंद्रबाबू नायडू चुप नहीं बैठने वाले। देखिए, ये तो राजनीतिक बात रही, क्योंकि नीतीश जो है कहते हैं इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और मोदी जी विरोध करते हैं, तो इसलिए हम वॉच कर रहे हैं कि ये आखिर बेमेल गठजोड़ कब तक चलेगा। रही बात हमारी भूमिका की, तो हमारी भूमिका तो उसी दिन से शुरू हो गई कि जब से जनता ने हमें विपक्ष में एक मजबूती से अपनी बात रखने का मौका दिया है। निश्चित तौर पर अब इस देश में ऐसा नहीं हो पाएगा कि मोदी जी अपनी मनमर्जी से, जैसे पहले कृषि कानून ले आए और लाने के बाद में अकेले ही उन्होंने घोषणा कर दी कि मैंने वापस लेता हूँ। तो ये जो देश में जो जनता से जुड़े देखिए, कुछ बात तो आप ठीक कह रहे हैं और उससे सहमति भी है, उससे सहमति भी है। टीडीपी के कई नेता ये कहते हुए सुने गए हैं कि मुस्लिम आरक्षण हम तो जारी रखेंगे बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के। अब सवाल ये कि चुनाव प्रचार के दौरान लगातार मंच से कहा गया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे, और ऐसे में टीडीपी के नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि ये आरक्षण जारी रहेगा। इसमें हो सकता है विचारों का कुछ टकराव हो, आपकी बात सही है, उस पर आप निगाहें रखिएगा। साथ ही साथ हाँ, किसी भी लोकतंत्र के लिए, उसकी मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है, जो कि अच्छी बात है देश के लिहाज से। छत्तीसगढ़ के रायपुर से दीपक विश्वकर्मा भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक, छत्तीसगढ़ से अपडेट क्या है? कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें फोन कॉल आ चुका है, या फिर कौन से वो चेहरे हैं जो फोन हाथ में लिए बैठे हैं, फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं? तीन नामों की चर्चा, उन तीन नामों का यदि बात की जाए तो जिसमें सबसे पहला नाम बृजमोहन अग्रवाल का, दूसरा नाम संतोष पांडे और तीसरा नाम विजय बघेल का। ये तीनों नाम है, तीनों की तीनों बात जो रहे कि हमको फोन कॉल आ जाए। यदि अब नहीं होता है तो इसके बाद जब एक्सपेंशन किया जाएगा तब इनका नाम आ सकता है। लेकिन यदि जातिगत समीकरण का ध्यान रखा जाएगा तो बिलासपुर से पहली बार जीतते हैं साहू समाज का बड़ा चेहरा है तोखन साहू को मौका मिल सकता है, क्योंकि जिस कास्ट इक्वेशन की बात की जा रही है, जिस कास्ट इक्वेशन के सहारे विधानसभा में जीत पाई और उसके बाद अब लोकसभा में, क्योंकि साहू वोटर एक ऐसा वोटर है छत्तीसगढ़ के भीतर, यदि वो पोलराइज हो जाए, यदि वो आपको वोट करने पे आ जाए तो वो किसी की भी सत्ता ला सकता है और किसी को भी सत्ता से उखाड़ सकता है। यदि भूपेश बघेल की सरकार गई है तो उसमें सबसे बड़ा कारण साहू वोटर का था, और ये मान लेना चाहिए यदि सब कुछ पलट जाएगा, यदि इन तीनों को मौका नहीं मिलता है और जातिगत समीकरण का ध्यान रखा जाता है तो तोखन साहू सबसे पहला नाम होंगे जिनको मौका मिल सकता है। और जिन तीन नामों की चर्चा हो रही है इसमें बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पांडे और तीसरा नाम विजय बघेल का है। विजय बघेल के लिए कहा जाता है कि संयमित बातें नहीं करते हैं, संयमित उनका व्यवहार नहीं है, इसलिए अगर वो नाम कटेगा तो कट सकता है। लेकिन इसके इतर यदि तोखन साहू की बात की जाए तो संयमी है, सुलझे हुए हैं, कम बात करते हैं और जिस तरीके से मोदी सरकार को व्यक्ति चाहिए उसमें वो फिट बैठते हैं। कुल मिलाकर फीडबैक पर भी ध्यान है और कुल मिलाकर कास्ट इक्वेशन के इर्द गिर्द घूमते हुए चेहरे अलग अलग राज्यों से नजर आ रहे हैं और इसी हिसाब से चुनाव हो रहा है। मेरे साथ में मनोहर के